अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कैसे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था फार्माकोकाइनेटिक्स का थर्ड पैरामीटर जो कि था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ लिया था कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म क्यों ज़रूरी होती है और कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। और हमने देखा था कि फ़ेज़ 1 में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और फ़ेज़ 2 में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। हमने डिटेल में डिस्कस किया था साइटोक्रोम P450 के मैकेनिज्म को। तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो काइनेटिक्स कहते हैं मोशन को। मोशन मीन हरकत, चेंज। कॉन्टीन्यूसली या मुसलसल कोई चीज़ मोशन में है, हरकत में है, या तो मुसलसल कोई ना कोई चेंज आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। ये तो हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो काइनेटिक्स कहते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब रेट किसे कहते हैं? रेट कहते हैं स्पीड को। स्पीड कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर कोई बंदा या अगर कोई चीज़ एक टाइम में यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद वो यहाँ पे आ गई है, तो इसने यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जो डिस्टेंस कवर किया है और जितने टाइम में कवर किया है उसे क्या कहते हैं? स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? स्पीड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। तो स्पीड कहते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ जो किस चीज़ में चेंज आता है, कि किस चीज़ में चेंज आता है या जो डिस्टेंस कवर किया है टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर होता है उसका कहते हैं स्पीड। तो ये तो है फिज़िक्स की लैंग्वेज में। और हम पढ़े हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखें तो रेट कहते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स, डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिलके, एक या दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो क्या होता है कि रिएक्टेंट्स टाइम के साथ साथ यूज़ होते रहते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती रहती है और प्रोडक्ट्स टाइम बनते रहते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती रहती है टाइम के साथ साथ। इनके अगर एक टाइम पे T1 पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है, और थोड़ा टाइम बाद T2 पे कंसंट्रेशन C2 है, तो ये टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज आया है, इसे कहते हैं रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा। डेल्टा डिनोट करता है चेंज को और C फॉर कंसंट्रेशन, और बाहर हम इसके ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम के टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है उसको कहते हैं रेट। जब हम रिएक्टेंट्स का रेट फाइंड आउट करते हैं तो रिएक्टेंट्स के रेट के साथ साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो इसलिए हम इसके साथ हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट्स का रेट फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट्स के रेट के साथ हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ ज़्यादा हो रही है, क्या? क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, जाहिर है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए हम इसके साथ पॉजिटिव का साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये था रेट। फार्माकोलॉजी में रिएक्शंस कौन से हैं जिसकी हम रेट फाइंड आउट करना होता है? रिएक्शंस वही हमें पता है कि हम क्या क्या पढ़े हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। रिएक्शंस हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़े हैं ना। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या देख रहे हैं? काइनेटिक्स। हम क्या देख रहे हैं? काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या है? रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। काइनेटिक्स क्या है? रेट ऑफ अ रिएक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम काइनेटिक्स देख रहे हैं और काइनेटिक्स क्या है? रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन कौन कौन से, हम पता है कि काइनेटिक्स में, फार्माकोकाइनेटिक्स में हम कौन कौन से पैरामीटर डिस्कस कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो यही वो रिएक्शंस हैं जिनकी हमने काइनेटिक्स स्टडी करनी है या रेट को स्टडी करना है। अब काइनेटिक्स या रेट ऑफ रिएक्शंस कई तरह के होते हैं। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक या रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक या रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक या रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो किस बेस पे हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में?
हमें पता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बना देंगे सी। रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं सी। रिएक्टेंट्स मिलकर आपस में प्रोडक्ट्स बना देते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक या ज़ीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसको हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर में होता क्या है कि ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। रेट ऑफ रिएक्शन एक ख़ास स्पीड के साथ, एक ख़ास रेट के साथ चलता रहता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। रेट ऑफ रिएक्शन एक ख़ास, एक कांस्टेंट रेट के साथ चलता रहता है। प्रोडक्ट्स एक कांस्टेंट रेट के साथ बनती रहती हैं, प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक रेट के साथ, एक कांस्टेंट रेट के साथ बनती रहती हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, नीचे कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस में कंसंट्रेशन होगी, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता रहता है। कि रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज़ होता जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से। वो रिएक्टेंट ए भी हो सकता है, रिएक्टेंट बी भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर। और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी कम या ज़्यादा होगा। सेकंड ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता क्या, और फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड ऑर्डर में दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिलेशनशिप है किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट्स और उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे है कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी कम या ज़्यादा होगा। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हमें यही बताता है, एक केमिकल रिएक्शन का रेट उस केमिकल रिएक्शन के कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और अगर दो पे कर रहा है तो उसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रिलेशनशिप है एक केमिकल रिएक्शन के रेट और उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactants in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। क्या कहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम केमिकल रिएक्शन का रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखते हैं तो इस रेट इक्वेशन या रेट लॉ में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है उनकी पावर का सम, उनकी पावर के सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको हम रेट इक्वेशन भी कहते हैं।
और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और उसके रेट का आपस में डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और रेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट इक्वेशन को हम इस तरह से लिखते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, ठीक है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और ये ब्रैकेट का साइन डिनोट करता है इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को, हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है सी, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो है ए और बी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो ये तो हो गया रेट इक्वेशन या रेट लॉ। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन का नाम क्यों नहीं ले रहे, हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ का यहाँ पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कह रहे हैं कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनकी पावर का सम। हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं, हम रेट लॉ का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेट लॉ में हम वही केमिकल रिएक्टेंट यूज़ करते हैं जिस पे रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में हम वही केमिकल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, तो सब पे रिएक्शन डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिन जिन केमिकल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा उसको हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं नाम रेट लॉ या रेट इक्वेशन का। फॉर एग्जांपल मतलब ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसमें 3 केमिकल रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे कर रहा है, किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से रिएक्शन का रेट भी कम या ज़्यादा हो रहा है, वो है ए और सी। ठीक है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम रेट इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी, क्योंकि इन दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन की पावर का सम। अब ये क्या होता है, पावर क्या होती हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। ठीक है, अब और रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं 2 और रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं 3। ठीक है, तो जब हम रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिखते हैं हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ए रिएक्टेंट है, इसकी ये कंसंट्रेशन का साइन आ गया, और जो उसके जितने उसके केमिकल यूज़ हो रहे हैं उसको हम उसकी एज अ पावर के तौर पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट ए की पावर क्या आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह से बी है। ठीक है, तो बी के कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं 3, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो ये आ गई हमारे पास पावर्स। अब हमें डेफिनेशन पूरी तरह से समझ आएगी। तो क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि एक रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये हो गया रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन, ये पूरा, इसमें जो केमिकल रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, जो केमिकल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं उनकी पावर का सम। ठीक है, ये इनकी पावर्स आ गई और इनका क्या सम लेना है हमने। ठीक है, इनको प्लस कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास इस केमिकल रिएक्शन का क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट ए की पावर क्या है 2 और रिएक्टेंट बी की पावर क्या है 3, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 5। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें 3 रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट ए के 2 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट बी का 1 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है और रिएक्टेंट सी के 3 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं। लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ
रिएक्टेंट बी और रिएक्टेंट सी पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम या हमारे केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमारे पास रेट इक्वेशन या रेट लॉ किस तरह से हम लिखेंगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट बी और रिएक्टेंट सी के ऊपर। अब इनके कितने कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, रिएक्टेंट बी का एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है तो इसका हम इसकी कंसंट्रेशन की पावर पे लिख देंगे 1। ठीक है, और रिएक्टेंट सी का 3 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं तो इसका हम इसकी कंसंट्रेशन की पावर पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर का सम 1 + 3, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।